नमस्कार। बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका सीनियर एजुकेटर बोल रहा हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स फरवरी 2026 तक की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। नमस्कार। और ये एक ऐसा विषय है जिसे कई अभ्यर्थी अक्सर आखिरी समय के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, ये सोचकर कि एक दो सवाल ही तो आएंगे। जी, लेकिन यही वो सेक्शन है जहां से आप देखिए सीधे तथ्यात्मक सवाल आते हैं और कंपटीशन में आपको एक बढ़त दिला सकते हैं। इसे हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, मतलब कम मेहनत में पक्के अंक। बिल्कुल सही कहा। और हाल के परीक्षा ट्रेंड्स को देखें, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी या बिहार पुलिस की परीक्षा, पैटर्न बहुत साफ है। एकदम साफ। स्पोर्ट्स से जुड़े सवाल बहुत सीधे होते हैं, कोई घुमाव फिराव नहीं। जैसे खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुए या फिर बिहार के किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता। हाँ, लेकिन इसमें अब एक बदलाव आ रहा है। पहले सिर्फ खिलाड़ी और पदक पूछे जाते थे, अब परीक्षक एक कदम आगे जा रहे हैं। अच्छा, किस तरह का बदलाव? वो अब खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी योजनाओं और किसी बड़े इवेंट को होस्ट करने की राज्य की क्षमता पर भी सवाल पूछ रहे हैं। मतलब जैसे किसी स्टेडियम के पुनर्विकास की लागत क्या है या किस योजना के तहत खिलाड़ियों को मदद मिल रही है। बिल्कुल। तो अब सिर्फ क्या हुआ ये नहीं, बल्कि क्यों और कैसे हो रहा है, इसकी भी समझ रखनी होगी। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है कि इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक दूसरे से जोड़कर समझा जाए। चलिए, सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं जिसने बिहार के खेल जगत में एक नई ऊर्जा भर दी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। ये इस साल का ही नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि आने वाली कई परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर है। इसकी हर एक डिटेल से एक सवाल बन सकता है। तो इसे परत दर परत समझते हैं। इवेंट का नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। इसकी सबसे बड़ी और पहली खास बात जो सीधे सीधे परीक्षा का सवाल है, वो ये है कि बिहार ने इतिहास में पहली बार इसकी मेजबानी की। पहली बार। जब हम ये कहते हैं कि बिहार ने पहली बार मेजबानी की, तो इसका असल मतलब क्या है? इसके लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ी होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने ये माना कि बिहार के पास अब वो क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो इतने बड़े स्तर पर प्रबंधन कर सकता है। जी बिल्कुल। 8,500 से ज्यादा एथलीटों और हजारों अधिकारियों को संभालना ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये राज्य की प्रशासनिक और संगठनात्मक क्षमता पर एक भरोसे की मुहर है। और तारीखें भी जरूरी होंगी। बहुत जरूरी। 4 मई से 15 मई 2025 के बीच ये खेल आयोजित हुए। और ये सिर्फ राजधानी पटना तक सीमित नहीं था, जैसे कि अक्सर होता है। नहीं, यही तो खास बात थी। ये एक मल्टी सिटी इवेंट था, जो दिखाता है कि खेल का विकास अब राज्य के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच रहा है। तो किन किन शहरों को याद रखना है? 5 शहर, ये नाम जरूर याद रखने चाहिए। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। परीक्षा में ये सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन सा शहर मेजबान नहीं था। बिल्कुल, हर शहर में अलग अलग खेलों का आयोजन किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर भी खेल का एक अच्छा माहौल बना। ये तो हुई मेजबानी की बात। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, प्रदर्शन। एक मेजबान के तौर पर बिहार के एथलीटों पर दबाव भी ज्यादा रहा होगा। जाहिर है, लेकिन प्रदर्शन आप कह सकते हैं उम्मीद से कहीं बेहतर था। बिहार ने इस प्रतियोगिता में कुल 36 पदक जीते। 36 पदक? हाँ, अब ये संख्या अपने आप में शायद उतनी बड़ी न लगे, लेकिन जब हम इसकी तुलना पिछले प्रदर्शनों से करते हैं तब इसकी असली अहमियत समझ में आती है। यही मैं पूछने वाला था। 36 पदकों का आंकड़ा सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में एक बड़ा सुधार है? पिछले कुछ सालों में हमारा प्रदर्शन कैसा रहा है? ये बहुत बड़ा सुधार है। याद कीजिए, 2023 के गेम्स में बिहार ने सिर्फ 8 पदक जीते थे। सिर्फ 8? हाँ, और उससे पहले तो हालत और भी खराब थी। तो 8 से सीधे 36 पदकों पर पहुंचना ये कोई तुक्का नहीं है। सही बात है। ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में जमीनी स्तर पर जो निवेश हुआ है, चाहे वो टैलेंट खोजने में हो या ट्रेनिंग देने में, उसका नतीजा अब दिखने लगा है। अच्छा, इन 36 पदकों में स्वर्ण पदक कितने थे? और क्या ये सफलता कुछ खास खेलों में ही मिली? कुल 7 स्वर्ण पदक थे। और ये बहुत दिलचस्प है कि ये स्वर्ण पदक किन खेलों में आए। बिहार ने रग्बी, एथलेटिक्स, थांग टा और सिपेक टकरा जैसे खेलों में सोना जीता। रग्बी और थांग टा, ये तो पारंपरिक खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही दिखाता है कि बिहार अब सिर्फ क्रिकेट या कबड्डी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नए और उभरते हुए खेलों में भी अपनी पहचान बना रहा है।
खासकर थांग टा और रग्बी में हमारा प्रदर्शन वो राष्ट्रीय स्तर पर सबको चौंकाने वाला था। इन 7 स्वर्ण पदकों के पीछे कोई कहानी है? मतलब कोई ऐसा एथलीट जिसने सबको हैरान कर दिया हो? ऐसी कहानियां तथ्यों को याद रखने में मदद करती हैं। बिल्कुल, रग्बी टीम की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। टीम के कई खिलाड़ी ऐसे छोटे गांवों से आते हैं जहां कुछ साल पहले तक प्रैक्टिस के लिए मतलब ढंग का मैदान भी नहीं था। अच्छा। बिहार खेल प्राधिकरण ने इन खिलाड़ियों को पहचाना, उन्हें पटना में ट्रेनिंग दी और आज वो राष्ट्रीय चैंपियन हैं। ये असल बदलाव है जो सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि इन कहानियों में दिखता है। तो हमारे एथलीटों ने तो कमाल कर दिया, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, एक खिलाड़ी के तौर पर अच्छा खेलने और एक राज्य के तौर पर इतने बड़े इवेंट को सफलतापूर्वक आयोजित करने में बहुत फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। तो एक मेजबान के रूप में बिहार का प्रदर्शन कैसा रहा? देखिए, जब 8,500 एथलीट और लगभग 28 अलग-अलग खेल एक साथ आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती होती है। हाँ, ट्रांसपोर्ट, आवास, सुरक्षा, बहुत कुछ। जी, और बिहार ने इसे सफलतापूर्वक आयोजित करके ये साबित कर दिया कि वो अब राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेंट्स के लिए तैयार है। ये भविष्य में और भी बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी का दरवाजा खोलता है। मतलब ये कि खेलो इंडिया की मेजबानी सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। इसके बाद राज्य में जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी भागीदारी बढ़ी है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अब नियमित रूप से राज्य चैंपियनशिप आयोजित कर रहा है, ताकि खेलो इंडिया से बनी इस लय को टूटने न दिया जाए। हाँ बिल्कुल। जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें आगे के लिए तैयार करना, ये एक सतत प्रक्रिया है जो अब आकार ले रही है। आप सही कह रही हैं। आप बड़े खेल आयोजित नहीं कर सकते और नहीं चैंपियन बना सकते हैं अगर आपके पास विश्व स्तरीय की इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। और ऐसा लगता है कि बिहार में इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। हाँ, ये इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना मजबूत नींव के इमारत खड़ी नहीं हो सकती और बिहार में खेल की ये नींव अब रखी जा रही है। सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है पटना का राष्ट्रीय खेल परिसर। ये गर्दनी बाग में बन रहा है ना? जी। इसके बारे में क्या खास है जो एक अभ्यर्थी को पता होना चाहिए? पहली बात, इसे 2025 में मंजूरी मिली। दूसरी, ये एक राष्ट्रीय स्तर का कॉम्प्लेक्स होगा जिसकी क्षमता लगभग 40,000 सीटों की होगी। 40,000? जी। इसमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि एस्ट्रोटर्फ, हॉकी ग्राउंड, एथलेटिक्स ट्रैक और कई अन्य मल्टी स्पोर्ट सुविधाएं होंगी। सोचिए, इस एक कॉम्प्लेक्स से कितने सारे खेलों को एक साथ बढ़ावा मिलेगा। और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट पटना में आयोजित हो सकेंगे। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और पटना के मोइनुल हक स्टेडियम का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने सुना है कि उसके पुनर्विकास की भी एक बहुत बड़ी योजना है। हाँ, एक समय था जब वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच होते थे, लेकिन फिर वो उपेक्षा का शिकार हो गया। अब वो इतिहास बदलने वाला है। अच्छा। ये सिर्फ एक मरम्मत का काम नहीं है, ये एक पूरा कायाकल्प है। इसकी लागत लगभग 498 करोड़ रुपए है। 448 करोड़? जी। लक्ष्य है इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट कॉम्प्लेक्स में बदलना जहां बीसीसीआई और आईसीसी के मैच हो सकें। तो इसमें क्या-क्या बनाया जाएगा? इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट ग्राउंड होंगे, एक मुख्य स्टेडियम में और एक प्रैक्टिस के लिए। साथ ही खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय इंडोर ट्रेनिंग सुविधाएं, पवेलियन और कॉर्पोरेट बॉक्स भी होंगे। ये कब तक पूरा होने की उम्मीद है? इसके पूरा होने में अभी समय लगेगा। संभावित समापन 2029 के आसपास है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगा तो ये न केवल बिहार में क्रिकेट को वापस लाएगा बल्कि उस इलाके की पूरी अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। अच्छा, ये तो हुई क्रिकेट की बात। दूसरे खेलों के लिए क्या हो रहा है, खासकर इंडोर गेम्स जिन्हें अक्सर उतनी तवज्जो नहीं मिलती? उसके लिए पटना में एक अलग इंडोर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। अच्छा। इसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। ये उन खेलों के लिए एक वरदान साबित होगा जिन्हें अक्सर आउटडोर स्टेडियमों में जगह नहीं मिल पाती। जैसे कि बैडमिंटन, बॉक्सिंग। हाँ, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कुश्ती, जिम्नास्टिक और टेबल टेनिस, इन सब के लिए समर्पित वातानुकूलित हॉल और ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे। इसका लक्ष्य 2026 के आसपास पूरा होने का है, जो कि काफी नजदीक है। ये सब तो बड़े शहरों की बड़ी परियोजनाएं हैं, लेकिन बिहार की असली प्रतिभा तो छोटे शहरों और गांवों में है। वहां तक खेल की सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी? और यही वो तथ्य है जो जमीनी स्तर पर हो रहे सबसे बड़े बदलाव की कहानी कहता है, और ये परीक्षा के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। बताइए। बिहार के 252 ब्लॉक्स में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण पूरा हो चुका है।
ये संख्या सीधे सीधे परीक्षा में पूछी जा सकती है। 252 ब्लॉक्स। इसका मतलब है कि अब राज्य के कोने-कोने में युवाओं को खेलने के लिए एक बुनियादी सुविधा मिल गई है। बिल्कुल, इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, खेल को विकेंद्रीकृत करना। जब हर ब्लॉक में खेलने की सुविधा होगी, तभी छोटे शहरों और गांवों से प्रतिभाएं निडर होकर सामने आएंगी। ये वो नर्सरी है जहां से भविष्य के चैंपियंस तैयार होंगे। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत नींव की बात कर ली, लेकिन ये इमारतें अपने आप खिलाड़ी नहीं बनाती। उन खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिए सरकारी योजनाएं भी तो चाहिए। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर है तो योजनाएं सॉफ्टवेयर। सही। बिहार का खेल विभाग अब प्रतिभा की पहचान मतलब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ट्रेनिंग सपोर्ट और स्कॉलरशिप जैसी पहलों पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा है। वो अब एक इकोसिस्टम बनाने पे काम कर रहा है। इसी सिलसिले में 2026 की एक ताज़ा अपडेट है एथलीटों के लिए वित्तीय सहायता की। ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है? ये गेम चेंजर हो सकती है। खेल बहुत महंगा होता है। अच्छी डाइट, उपकरण, यात्रा का खर्च। कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी पैसे की कमी की वजह से बीच में ही खेल छोड़ देते हैं। सही बात है। इस योजना का मकसद यही सुनिश्चित करना है कि किसी भी होनहार खिलाड़ी को अपनी ट्रेनिंग से समझौता न करना पड़े। इससे वे बेहतर ट्रेनिंग ले सकेंगे और ज्यादा प्रतियोगिताओं में भाग ले पाएंगे। तो हमने एथलीट के प्रदर्शन, आयोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी योजनाओं की बात कर ली। अब इन सबको एक साथ रखकर परीक्षा की रणनीति के नजरिए से देखते हैं। एक अभ्यर्थी को इस सारी जानकारी को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए? ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले करंट अफेयर्स को स्टैटिक जानकारी से जोड़ें। जैसे बिहार के प्रमुख खेल कौन से हैं? क्रिकेट, एथलेटिक्स, कबड्डी, रग्बी और कुश्ती। इन पर सरकार का विशेष ध्यान है। फिर खेल प्राधिकरण की संरचना को समझना भी जरूरी है। हाँ, केंद्रीय स्तर पर युवा मामले और खेल मंत्रालय और राज्य स्तर पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। जी, और अब सबसे जरूरी बात, परीक्षा के लिए इन सब तथ्यों को याद रखने का पैटर्न। हमेशा इस क्रम में जानकारी को व्यवस्थित करें। इवेंट का नाम, फिर वर्ष, फिर आयोजन स्थल, उसके बाद पदक और अंत में खिलाड़ी का नाम और उसका खेल। इस ढांचे में जानकारी आसानी से याद रहती है। बिल्कुल। चलिए, तो फिर इस पूरी चर्चा का सार कुछ सुपर एग्जाम वन लाइनर्स के जरिए दोहरा लेते हैं। पहला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबान कौन था? जवाब है बिहार। दूसरा, इसके मेजबान शहर कौन-कौन से थे? पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। तीसरा, बिहार ने कुल कितने पदक जीते? जवाब है 36, जिसमें 7 स्वर्ण थे। चौथा, मोइन उल हक स्टेडियम क्यों चर्चा में है? अपने 498 करोड़ रुपए की पुनर्विकास परियोजना के कारण। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, जमीनी स्तर का तथ्य, बिहार के कितने ब्लॉकों में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण पूरा हो चुका है? सही जवाब है 252। इन सभी विषयों को एक साथ याद रखने के लिए कोई आसान तरीका? हाँ, एक छोटा सा मेमोनिक भी है जिसे अभ्यर्थी इस्तेमाल कर सकते हैं। KIS। अच्छा, इसे समझाइए। K का मतलब है खेलो इंडिया गेम्स। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। I का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें हमने सभी स्टेडियम और कॉम्प्लेक्स की बात की। S का मतलब है स्पोर्ट्स स्कीम्स, यानी सरकारी योजनाएं और स्कॉलरशिप। और दूसरे S का मतलब है स्टेडियम प्रोजेक्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर वो 252 ब्लॉक स्टेडियम वाला तथ्य। तो KIRSS से आप मुख्य विषयों का त्वरित रिवीजन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये थी बिहार स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पर हमारी विस्तृत और परीक्षा केंद्रित चर्चा। अगले लेक्चर में हम एक ऐसे विषय को कवर करेंगे जो अक्सर स्पोर्ट्स और कल्चर करंट अफेयर्स से जुड़ा होता है। बिहार के पुरस्कार, सम्मान और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़े करंट अफेयर्स। ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। याद रखिए, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स एक आसान स्कोरिंग सेक्शन है, इसको मजबूत रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जाने से पहले एक विचार छोड़कर जाती हूँ। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, योजनाओं और पदकों पर बहुत बात की। 252 ब्लॉकों में स्टेडियम बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल यह नहीं है कि हम मेडल कैसे जीतें, बल्कि यह है कि हम एक स्थायी खेल संस्कृति कैसे बनाएं। इन नए स्टेडियमों का असल में उपयोग कैसे होगा? क्या वहाँ क्वालिफाइड कोच होंगे? क्या वहाँ नियमित प्रतियोगिताएं होंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना लड़ाई का पहला हिस्सा है, उसका सही इस्तेमाल करना असली चुनौती है। इस पर सोचना भी जरूरी है।